स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का एडिटोरियल एनालिसिस। और जो ये एनालिसिस है इसका टाइटल है व्हाई वी नीड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स देन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जो है काफ़ी क्वेश्चन उठने लगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तरीके पर। तो उसी को लेकर ही ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जो राइटर ने लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ कमी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। और इंडेक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स से मिलती जुलती कुछ संस्थाओं में जो है राइटर काम कर चुके हैं, तो उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ इसमें कमियाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। देखिए, अभी आप सभी ने देखा कि हंगर इंडेक्स की जो है रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया की रैंक जो है 107 बताई गई आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। और इस रिपोर्ट के बाद जो है हर तरफ ये दिखने लगा कि इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा हंगर है और ये हंगर मल्टी डायमेंशनल हंगर है। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है तो उस पर अगर पुअर परफॉर्मेंस दिखने लगे तो ऑब्वियसली सवाल उठना जो है लाजमी है। तो यही हुआ कि जब रिपोर्ट आई उसके बाद जो है सभी की ऑपोजिशन पार्टी जो है एक साथ हो गई और इंडिया का इस पुअर स्कोर पे जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे और उनकी परफॉर्मेंस पे। वहीं सरकार ने जो है इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है ये कहकर कि ये एक अटेम्प्ट था ताकि वो टेंट कर सकें इंडिया की इमेज को ख़राब करने का ये एक प्रयास था। वहीं राइटर जो है वो ये बताते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसका जो जेनेसिस है, इसका जो सोर्स है वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां वो काम कर चुके हैं, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी किसी कंट्री की इमेज को ख़राब करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन वो ज़रूर ये मानते हैं कि इंडेक्स के अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ एम्पेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अंदर स्कोप है काफ़ी इसे इम्प्रूव करने का। वहीं मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसके अंदर 4 इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं। पहला इंडिकेटर है आपका वो है अंडर नरिशमेंट का। और इस अंडर नरिशमेंट का मतलब है कि कितना शेयर ऑफ पॉपुलेशन है जिसका कैलोरी इंटेक जो है इनसफिशेंट है। ये कैलोरी इंटेक के ऊपर होता है और इसका जो वेटेज है पूरे के पूरे इंडेक्स में वो 1/3 है। वहीं जो सेकंड पैरामीटर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब आप सभी जानते होंगे, मतलब वो चिल्ड्रन जो 5 ईयर्स से कम एज के हैं और उनकी हाइट जो है उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो चाइल्ड स्टंटिंग का जो वेटेज है वो 1/6 है। अगला आता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है आपका 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वेट जो है अपनी हाइट के हिसाब से बराबर नहीं है, और इसका वेटेज भी जो है 1/6 है, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग %। और लास्ट में जो आता है जो फोर्थ इंडिकेटर है वो है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी का मतलब आप जानते हैं कि वो बच्चे जो अपना 5वें बर्थडे मनाने से पहले ही जो हैं मर जाते हैं किसी प्रकार से, क्योंकि इसमें इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है या फिर अनहेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से। तो वो भी जो है आपका 1/3 का शेयर रखता है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए गए हैं ये रिलेटेड है हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन से। ये इसलिए हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो ये पूरा का पूरा इंडेक्स जो है किसी एंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं हो सकता। ये केवल और केवल जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड इशू है। वहीं जो फोर्थ इंडिकेटर है जिसे चाइल्ड मोर्टेलिटी का नाम दिया गया है, वो इंडिकेटर टोटल एक ओपिनियन पोल के ऊपर बेस्ड है जो कि सैम्पल साइज़ है 3000 लोगों का। मतलब 3000 लोगों के से जो सैंपल लिया गया है उसके बेसिस पे जो है पूरा की पूरी रिपोर्ट का मुआयना कर लिया गया और बता दिया गया कि ये रिपोर्ट में कमी है। तो आप जानते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इतनी बड़ी कंट्री के अंदर आप सिर्फ 3000 लोगों का ही आपका ओपिनियन ले रहे हैं कि वो उनके किस तरह की कैलोरी इंटेक है, किस तरह का हंगर है, और उसके बेसिस पे जो है पूरी कंट्री का जो है आइडिया लगा लिया। तो ये बहुत गलत है। वहीं राइटर बताते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये जो है ऑल्दो ये एक अच्छा इंडेक्स है, लेकिन इन्होंने इस इंडेक्स ने जो है बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं। जैसे इंडिया अभी जो है फ़िलहाल में फूड दे रही है राइस और वीट की फॉर्म में। 10 किलोग्राम मिल रहा है हर महीने हर व्यक्ति को, कम से कम 800 मिलियन पीपल को, जब से कोविड-19 आया है देश में। वहीं इसके अलावा
इंडिया ने बहुत सारा फूड जो है एक्सपोर्ट किया है गरीब कंट्रीज़ को या जहाँ पे फूड की कमी थी, जिससे स्टारवेशन डेथ्स जो है कम हुई हैं, इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी जहाँ फूड की बहुत कमी थी। और इंडिया के इस एफर्ट को जो है बहुत सारी मल्टीलैटरल एजेंसीज़ ने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने जो है तारीफ़ भी की इंडिया की, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब ने जो है खूब जो है तालियां बजाई जब इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट किया और पूरी दुनिया को जो है खाना खिलाया। लेकिन इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो है इंडिया के अंदर एक मेगा स्कीम चल रही है जहां फूड प्रोवाइड किया जा रहा है गरीबों को फ्री में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस पूरी स्कीम के अंदर जो है इस पूरे इंडेक्स के अंदर जो है उस स्कीम का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है। बताइए, जब किसी देश में इस इतना बड़ा एक मेगा जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज चल रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही हो, तो उस दौर में आप कैसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ 3,000 लोगों का ही ओपिनियन सर्वे लेंगे एक इंडेक्स को मेजर करने के लिए। तो इससे पता लगता है कि जो डेटा है वो डेटा जो है जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो डेटा आपका जनरेट हुआ है वो केवल और केवल उन लोगों से जनरेट किया गया है जो कि 3,000 हैं, और हो सकता है कि कुछ इधर उधर कुछ एम्पेरिकल एविडेंसेस भी ठीक से ना आए हों। तो इसी को लेकर ही पूरा का पूरा जो है माजरा है जो इसके बारे में बात की गई है। आगे थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दूं कि क्या है पूरा का पूरा इशू। आप देखिए, ये जो पूरा का ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ये 100 पॉइंट स्केल के ऊपर नापा जाता है। मतलब 20 से 34.9 के बीच में अगर किसी की भी रैंक या किसी का भी जो है नंबर आता है तो उसको सीरियस कैटेगरी में माना जाता है। सीरियस कैटेगरी में मतलब उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है और वहाँ पर कुछ ना कुछ हंगर रिलेटेड इशू है। और इसमें इंडिया का जो नंबर है वो 29.1 आ गया है। तो 29 पॉइंट मतलब 20 और 34.9 के बीच में है। देखिए, ये तो हम भी मानते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे देश में कमियां हैं जिसकी वजह से लगातार जो है हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है। हंगर के कारण ऑल्दो चाइल्ड मॉर्टेलिटी नहीं हो रही है, वो एक अलग इशू है, लेकिन माल न्यूट्रिशन की का इशू है जो कि बहुत समय से हमारे साथ चल रहा है। ओवरऑल अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। जैसे आपका मान लीजिए कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से कुछ हंगर है जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो गई है। आप जानते हैं कि फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है, और फूड अगर अवेलेबल है भी तो वो उस तरह का नहीं है, एक क्वालिटी फूड नहीं है। वहीं जो पीडीएस सिस्टम है वो बहुत ही फॉल्टी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, लीकेजेस हैं, जहाँ पे फूड जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरी जगहों पे, और बीच में दलाल लोग जो हैं, इंटरमीडियरीज जो हैं, वही सारा पैसा खा जाते हैं या फिर फूड को गायब भी कर देते हैं। वहीं एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है वो है हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन हमारे खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण हम कितना भी खाना खाएं न्यूट्रिशंस की कमी हमारे अंदर हमेशा रहेगी। और इसका मेन कारण ये भी है कि जो मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको पास जो है प्रॉपर अवेयरनेस या नॉलेज नहीं होती, वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाती उस समय जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके हो, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन्हें खुद ही अच्छा खाने को नहीं मिलता, तो वो अच्छा ब्रेस्ट फीड या उनकी ब्रेस्ट में दूध नहीं उतरता अच्छी तरीके से, तो वो कैसे जो है आगे प्रोवाइड करा पाएंगी। वहीं जेंडर इनइक्वालिटी भी एक इशू है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है मेल चाइल्ड के साथ, जिसमें परिवार में जो है ज़्यादातर गर्ल चाइल्ड जो है डिसएडवांटेज में रहता है कंपेयर टू बॉयज़, और इसीलिए जो है ज़्यादा दिक्कत में रहती है गर्ल्स, इसलिए उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। वहीं इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात करूं तो इम्यूनाइजेशन कवरेज में भी कुछ इशू ज़रूर रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस का भी इशू है। वहीं लोग जो है इम्यूनाइजेशन की जो वैल्यू है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इम्यूनाइजेशन कराने से जो है उनको कुछ आगे फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए कुछ लोग जो है इम्यूनाइजेशन भी नहीं लेते, और उसके बाद उन्हें छोटे मोटे डिजीज़ लग जाते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया। इस तरह का कोई भी डिजीज़ अगर उन्हें लग गया तो फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ओवरऑल यही बता रहे हैं राइटर कि इस तरह से जो है कुछ इश्यूज़ हैं। एक बार अगर ये सब इश्यूज़ को जो है हम काम कर लें, वो कह रहे हैं कि स्टंटिंग और हमने जो है मोर्टेलिटी पे काफ़ी काम किया है और मोर्टेलिटी रेट्स जो है इम्प्रूव भी हो गए हैं, लेकिन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग में जो है अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं और इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। वहीं ज़रूरत ये भी है कि हमें फोकस करना चाहिए फीमेल एजुकेशन के ऊपर, इम्यूनाइजेशन कवरेज के ऊपर और बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। वहीं राइटर आगे कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स की, जैसे कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो कैप्चर करता है स्टेटस सारी एंटायर पॉपुलेशन का। तो इस तरह का जो है एक हॉलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी
ज़रूरत है इंडेक्स की, ताकि हम एक एक्चुअल स्टेटस जो है जान सकें। वहीं वे फॉरवर्ड में मैं बात करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं आगे इसके लिए, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप मेंस के एग्जामिनेशन में लिख सकें। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान। तो ये कुछ ऐसी स्कीम हैं जो कि बहुत इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। ये न्यूट्रिशनल पॉलिसीज़ के साथ जो है लिंक होनी चाहिए, ताकि पूरी इंडिया की जो न्यूट्रिशनल सिचुएशन है उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक हॉलिस्टिक चेंज हो सके, और जो न्यूट्रिशन के बीच में गैप है उसको जो है हम फुलफ़िल कर सकें। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो वुमेन अवेयरनेस और वुमेन रिलेटेड जेंडर इक्वालिटी को लेकर है। और पोषण अभियान जो है कि कैसे जो है आपका न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाए। तो ये तीनों स्कीम्स जो है अलग नहीं हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, और एक स्कीम का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है दूसरी स्कीम के लिए। और ये तीनों स्कीम जब इंटरलिंक हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी, तो ही हमें जो है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। वहीं जो दूसरा पॉइंट होना चाहिए वो होगा सोशल ऑडिट का। आप जानते हैं कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़, इनके अंदर ये कंपलसरी होना चाहिए कि वहाँ पे सोशल ऑडिट की जाए मिड डे मील स्कीम की हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि इससे क्या होगा कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगी, और सोशल ऑडिट होगा तो जो मिड डे मील स्कीम में जो खामियां हैं वो खामियां भी जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी। वहीं पीडीएस सिस्टम को जो है रिवैम्प करने की ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पीडीएस सिस्टम को जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाएं, उसमें कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि जो है उसका जो फूड डाइवर्जन हो जाता है, जो लीकेजेस और करप्शन जो हो रहा है पीडीएस में, वो ना हो सके। और वीकर सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट वाली जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को जो है फूड की अवेलेबिलिटी मिल सके, और तभी जो है ये न्यूट्रिशन की कमी दूर होगी। वहीं इसके आगे जो है वो है वुमेन। देखिए, वुमेन लेड होने चाहिए सारे मिशंस जितने भी आपके न्यूट्रिशन रिलेटेड हैं। आप ये समझिए कि ये वुमेन का इशू है, और वुमेन को ही अगर हम इसमें इंक्लूड ना करें न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में, तो फिर फ़ायदा नहीं, क्योंकि वुमेन ही समझेगी अपनी ज़रूरतों को बेहतर से। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है आपका इसमें इन्वॉल्व करना होगा। जब हम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करेंगे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में, तभी जो है हम पॉसिबल हो सकता है कि हम न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको पूरा कर सकें। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, टू एंड हंगर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ malnutrition बाय 2030, 2030 तक हंगर और malnutrition की जो कमी है उसको पूरा करने का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये तभी हम अचीव कर सकते हैं। वहीं एक और पॉइंट जो है वो ये है कि हमें वेस्ट को रिड्यूस करने से रोकना चाहिए। अगर हम वेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं तो हम हंगर को भी कुछ हद तक जो है रिड्यूस कर देंगे। लगभग माना जाता है कि इंडिया जो है पूरा अपनी फूड प्रोडक्शन का 7% जो है वेस्ट कर देता है, यूं ही बारिश के कारण या फिर खुले में पड़े रहने के कारण, या ओवरऑल जो है मैं अगर कहूँ तो इस वजह से कि हमारे यहाँ अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं। बहुत ही इनएडिक्वेट लेवल की जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, और इनएडिक्वेट वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ और कोल्ड स्टोरेज की कमी हो जाने की वजह से बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो कम से कम 30% जो है वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पेरिशेबल होते हैं। तो इस तरह से जो है वेस्टेज बढ़ती जा रही है। अगर हम जो है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की तर्ज पे कुछ ऐसा यहाँ पे वेयर हाउसिंग मैकेनिज़्म लेके आएँ जिससे हमारे फूड की जो है वेस्टेज इतनी ना हो, तो ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 200 मिलियन टन जो है, या 14% जो भी है हमारे फूड सप्लाई का, वो हम हर साल जो है बचा सकते हैं। और ये जो 14% जो बचा हुआ फूड है, ये बहुत काम आएगा हंगर और माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो देखिए, ये हो सकते हैं इसमें वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट्स जो हैं आपके बहुत काम आ सकते हैं। वहीं राइटर का ये कहना भी बिल्कुल ठीक है कि हमें फोकस करना चाहिए फीमेल एजुकेशन के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर, ताकि हम जो है एक अच्छा नतीजा लेके आ सकें आने वाले फ्यूचर में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स बनाएं। क्योंकि इस इंडेक्स के अंदर कुछ तो कमियां हैं जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर ली, वो कमियां जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया के पास जो है सफिशेंट फूड अवेलेबल है, इसमें कोई भी राय गलत नहीं है। इंडिया ने जो है श्रीलंका में को भी फूड प्रोवाइड किया है क्राइसिस के दौरान में, इनफैक्ट पाकिस्तान को भी जो है फूड प्रोवाइड किया है, और अफ्रीका को भी करती रहती है। तो जब ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास इतना अबंडेंट अवेलेबिलिटी है फूड की, तो कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ फूड की कमी हो और हमारे यहाँ लोग हंगर से मर रहे हों।
तो यही था इस आर्टिकल में, इसी आर्टिकल का एनालिसिस हमें करना था आज, और ये हमारा एनालिसिस भी पूरा हुआ। इसी तरह के एनालिसिस को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।